उसमें साबित क्या हुआ था यार पार्टिकल इन द बॉक्स में? एनर्जी क्वांटाइज्ड होगी उसकी ना, एनर्जी ऑफ बाउंडेड पार्टिकल इज क्वांटाइज्ड, ये डिस्कस हुआ था अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। चलिए उसके ऊपर क्वेश्चन है, फाइंड द एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, find the energy level of electron in a 0.1 nanometer wide box, 0.1 nanometer wide box, 0.1 nanometer wide box. Mass of electron is 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kilogram. 9.1 into 10 raised to the power minus 31 किलोग्राम। और बाकी सब क्या रिजल्ट आया था अपना परमिट जो एनर्जी लेवल्स आए थे हमारे? n स्क्वायर h स्क्वायर m का भी स्क्वायर था क्या उसमें? नहीं सर, m का स्क्वायर नहीं था। तो बस में अपना सिर्फ वैल्यू रखनी थी, n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन। h प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.6 10 raised to the power minus 34। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, लेंथ 0.1 नैनोमीटर। हाँ, अब वो कैलकुलेशंस आएंगी, जो आंसर है मैं डायरेक्ट कॉपी कर रहा हूँ इसमें से। जब सारी वैल्यूज रखेंगे तो ये आंसर अराउंड आता है 6 इंटू 10 टू द पावर 18 n स्क्वायर जूल्स। सर 18 है कि -18? -18, वो ज्यादा हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे बाय डिवाइडिंग द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1.6 10 टू द पावर -19 से डिवाइड कर ले इसको, तो ये वैल्यू दी गई है अराउंड 38 n स्क्वायर इन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So the lowest energy can be 38 electron volt. Next possible energy will be n की वैल्यू 1 2 3 रखेंगे तो लोवेस्ट एनर्जी 38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसकी अगली 38 into 4 एंड देन 38 into 9। इस तरीके से एनर्जी आएंगी इसकी। अब जरा इस कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करूं। ये मॉडर्न फिजिक्स कहता है, कि अगर कोई पार्टिकल ट्रैप्ड है, बाउंडेड है, तो उसकी एनर्जी हम जो चाहेंगे वो नहीं हो सकती। एनर्जी में क्वांटाइजेशन है कि 38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी, या फिर नेक्स्ट एनर्जी क्या हो सकती है 152 वो 152 आएगा ना कुछ। इसका मतलब दिस इलेक्ट्रॉन कैन नॉट हैव एनर्जी ऑफ 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट कैन नॉट हैव 92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की हो ही नहीं सकती, अलाउ नहीं है इसमें। और इसी आइडिया के ऊपर मैंने कहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर कंसेप्ट है पूरा, कि देयर आर सम परमिटेड एनर्जी लेवल्स। बोर्स मॉडल परमिटेड एनर्जी लेवल कंसेप्ट। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट हैव एवरी एनर्जी। भाई ये यहाँ पर बॉक्स में बाउंड किया है और वहां उसको ऑर्बिट में बाउंड किया हुआ है, ठीक है। जरा इसको क्लासिकल फिजिक्स में इंप्लीमेंट करो। इस मॉडल को अगर हम क्लासिकल फिजिक्स में इंप्लीमेंट करें, मान लीजिए कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, एसएचएम भी बाउंडेड है। सपोज एसएचएम इज बाउंडेड बिटवीन x equals to -1 and x equals to +1, मतलब कि एम्पलीट्यूड 1 मीटर है इसका। एसएचएम बाउंडेड बिटवीन -1 मीटर एंड +1 मीटर। मास ऑफ पार्टिकल गिवन एज 2 किलोग्राम क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग। तो अब इसके एनर्जी लेवल्स क्या लिख सकते हो आप? तो मतलब अगर हम क्लासिकल फिजिक्स के अंदर मॉडर्न फिजिक्स को इंप्लीमेंट करना चाहें कि इस लॉ के हिसाब से एक पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा होगा उसमें एनर्जी की परमिसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है,
क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स में तो ऐसा कोई बाउंडेशन डाला नहीं गया था कि एनर्जी ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, उसमें जो मर्जी चाहो वो एनर्जी हो सकती है। क्वांटाइजेशन जैसी कोई चीज नहीं थी इसमें। लगाओ इसको जरा, अगर इसको यूज करें यहाँ पर, अब थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेटर यूज करो। एन स्क्वायर 6.6 इंटू 10⁻⁻34 स्क्वायर बाई 8, मास इज सिंपली 2 किलोग्राम, और लेंथ को यहाँ पर 2 मीटर मान लेंगे। टोटल बाउंडेड लेंथ 2 मीटर हुई। अगर हम प्रॉपरली कैलकुलेट ना भी करें ना, सिंपल से भी सोचो आप, तो ये जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा? अगर हम ना पूरा कैलकुलेट ना करें तो जो कुछ वैल्यू आएगी वो समथिंग कोई नंबर आएगा। अब वो नंबर एग्जैक्टली नहीं मालूम कितना आएगा, तो सब कैलकुलेशंस के बाद आएगा। उसके बाद एक एन स्क्वायर आएगा और 10⁻⁻68, मतलब ये इतने जूल्स की परमिटेड एनर्जीज हैं। और ये नंबर तुमने निकाला है, ये नंबर 0.68 आ रहा है। तो इसका मतलब लोवेस्ट एनर्जी क्या हो सकती है यहाँ पर? अगर हम यहाँ एनर्जी लेवल्स बनाएं, सोचिए एनर्जी लेवल्स जिसको बोलते हो, एनर्जी लेवल्स का मतलब होता है कि फर्स्ट पॉसिबल एनर्जी वो n=1 पर आएगी, सेकंड पॉसिबल एनर्जी n=2 पर आएगी। उन दो एनर्जी में डिफरेंस कितना आएगा देखो जरा। फर्स्ट पॉसिबल एनर्जी और सेकंड पॉसिबल एनर्जी में जो डिफरेंस है 10⁻⁻68 के ऑर्डर का डिफरेंस है। वो डिफरेंस नेग्लिजिबल नहीं हो गया, यानी कि एनर्जी क्वांटाइजेशन की बजाय कंटिन्यूअस हो गई। दो सक्सेसिव एनर्जीज के बीच में इतना माइनर डिफरेंस है कि उस डिफरेंस को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी कंटिन्यूअस होती है, उसमें कोई क्वांटाइजेशन रूल नहीं है। ऑल पॉसिबल एनर्जीज विल हैव अ डिफरेंस इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻68। कितनी ले लेंगे क्लासिकल फिजिक्स में, मान लो n कितना ले लें? तो एनर्जी का मैग्नीट्यूड कम आना अलग बात है और एनर्जी का क्वांटाइजेशन होना अलग बात है। भाई एनर्जी कम आ रही है लेकिन वो इंटीग्रल मल्टीपल्स में आ रही है, ये क्वांटाइजेशन है। और एनर्जी कम तो आ रही है लेकिन वो कंटिन्यूअसली कोई भी वैल्यू हो सकती है। जैसे मैथमेटिक्स में आप दो तरीके के फंक्शन पढ़ते हो, डिस्क्रीट फंक्शंस, स्टेप वाले फंक्शंस जो होते हैं, और एक होते हैं कंटिन्यूअस फंक्शंस। कुछ फंक्शंस कोई भी वैल्यू ले सकते हैं और कुछ फंक्शन की वैल्यूज स्टेप्स में राइज होती है। यहाँ पर किस टाइप की बात हो रही है? क्वांटाइजेशन मतलब किस टाइप का फंक्शन हुआ वो? स्टेप वाइज। सर डिस्क्रीट। इसीलिए मैं बार बार ये बोलना चाह रहा हूँ कि क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में बेसिकली गलत कोई भी नहीं है। अगर हम इवन मॉडर्न फिजिक्स से भी देखेंगे तो आपको हर एक एनर्जी पॉसिबल है। लिखिए क्वेश्चन। फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ, सीधे फॉर्मूले वाले क्वेश्चन से हैं। फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन। बस इतना ही क्वेश्चन है, सिंपल सा। सर 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, मतलब इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी दी गई है 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब उस इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा? वो बेसिक क्वेश्चन है ये। h/2m। है ना, इसमें सीधा मकसद देखो, दिक्कत इसमें ये है कैलकुलेशंस बहुत होंगी इसमें। ये लगेगा रूट h/2m इंटू एनर्जी। मास इलेक्ट्रॉन का -31 और एनर्जी 40, लेकिन इसमें जूल्स में रख रहे हैं। बस क्वेश्चन इसलिए करवाया है कि 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं रखेंगे,
तो 40 पहले तो into 10 raised to the power 3 into 3 1.6 into पहले 10 raised to the किलो को power कन्वर्ट -3. करोगे 10 टू द पावर 3 में एंड देन उसको जूल्स में कन्वर्ट करेंगे 1.6 10 रेज़ टू द पावर -19 से। ये इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ है। और मुझे देखो मैं फिर बोलता है इसको अवॉइड नहीं कर सकते बिकॉज मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपको एक अंदाजा लगाना पड़ता है कि कहाँ तक आंसर आ सकता सर है। वो केमिस्ट्री में भी अप्रोक्सीमेशन ही लगाने को कहते हैं, दूर दूर ऑप्शंस होते हैं तो। हाँ ऑप्शन दूर दूर होंगे तो अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका जो वैल्यू होगा लमसम कितना आ सकता है। एग्जैक्ट तो नहीं निकालना होगा बट अंदाजा लगा सकते हो। उससे क्या होता है कि जो 4 ऑप्शंस होते हैं उनमें से हमको पता चल जाता है किसके आसपास का ऑप्शन है। हाँ, मतलब ये स्किल डेवलप करनी होगी अगर मॉडल फिजिक्स के क्वेश्चन सही करने हो, क्योंकि ये कंसेप्ट वाइज डिफिकल्ट नहीं है, ये इनकी डिफिकल्टी इसकी वजह से है, कैलकुलेशंस की वजह से। मैकेनिक्स कैलकुलेशन से आसान है तो कंसेप्ट में डिफिकल्ट हो जाती है। 0.6 के आसपास आ रहा है। नैनोमीटर में किसमें ये सब है? तो -11 है तो और छोटा हो गया फिर तो ये तो मीटर में आया 0.6 मीटर 0.6 और 10 टू द पावर -11 बता रहा ना। ये छोटी छोटी गलतियां होती है इससे ध्यान रखिएगा इसमें। तुम्हारा आंसर सही है -11 0.6 इंटू 10 टू द पावर -11। बाकी लोग तुम देखो ये आ रहा है। अब हमने क्या करना है? एक और जल्दी से क्वेश्चन लिखो बहुत जल्दी से। A proton of a de Broglie wavelength lambda, a proton of de Broglie wavelength lambda is moving on a circular path, is moving on a circular path, is moving on a circular path of radius r, of radius r in a uniform magnetic field, in a uniform magnetic field. Find the magnetic field. Again simple question. Find the magnetic field. सर H/Q_B_R आ रहा है। वहाँ बस सीधा फॉर्मूला यूज करना और कुछ नहीं करने से। हाँ बस वही लगा दो R को mv/qb और सीधा दूसरा फॉर्मूला आप लगा सकते हो लैम्डा इक्वल टू h/mv। तो यहाँ से m इंटू वी की वैल्यू निकाल सकते हैं h बाय लैम्डा और ये उठा करके यहाँ रख दीजिए वहां से b निकाल दो। ठीक है इजी क्वेश्चन है। इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन तब आते हैं जब हम वेव ऑप्टिक्स में जाएंगे मतलब इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन इस टाइप के टॉपिक्स तब ये टफ होता है। ठीक है तो ये आसान है हटाओ इसको। इसके बाद यार देखो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया उसके बाद ये हो गया टॉपिक आपका पार्टिकल नेचर। अब इसके बाद एक और टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं कौन सा कर ले पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर या एक्सरेज? एक्सरेज कर लीजिए। नाम से ये ना एंटी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब इसका जो आइडिया है वो सिर्फ ये कि अगर हम एक मेटेलिक सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को इंसिडेंट करवाते हैं तो इससे
फोटॉन्स निकलेंगे। ये एक्सरे का आइडिया है। इलेक्ट्रॉन्स आर इंसिडेंट ऑन द मेटल एंड फोटॉन्स आर एमिटेड। ठीक है, ये मतलब इस आइडिया के ऊपर आपके एक्सरे की जो वर्किंग है। That Yes. if the electron strike to a metallic surface, then photons are emitted by the metal. अब ये सब एक्सपेरिमेंटली कैसे हुआ, मतलब इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप। देखो, तो इसमें बड़ा गंदा सेटअप है यार इसका, बनाते अच्छा कठिन है डायग्राम। डायग्राम बेकार टाइप का है, लेकिन वो डायग्राम के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पहले एक मेटेलिक प्लेट है जिसको एमिटर बोलेंगे, और इसके सामने स्लैंटिंग फेस का एक और मेटल, ऐसे बनाइए। पर एक एक करके डायग्राम बनाते हैं। फर्स्ट मेटल जिसको एमिटर कह सकते हैं, और दूसरा वाला मेटल उसको कलेक्टर बोल सकते हो, या फिर केमिस्ट्री के टर्म्स में बात करें तो कैथोड एनोड बोल सकते हैं। ठीक है, हम लोग कैथोड एनोड वर्ड ट्रेपेजियम शेप में है। हाँ, वो इंटेंशनली वैसा रखा गया है, मतलब ट्रेपेजियम, इसका फ्रंट फेस स्लैंटेड रखा गया है, इंटेंशन के साथ है, ऐसे गलती से नहीं होता ये, विद सम पर्पस है वो। एंड देन ये हमारा टारगेट भी कहलाता है, जैसे टारगेट मेटल। और एनोड के जस्ट पीछे एक इलेक्ट्रिकल हीटर टाइप की चीज है, फिलामेंट। फिलामेंट है जिसको कुछ बैटरी से कनेक्ट करके उसमें कुछ करंट फ्लो करवाएंगे। एमिटर के जस्ट पहले और ये पूरा सेटअप जो है, मतलब कंप्लीट सेटअप, ये सब कुछ इनसाइड रखा गया है, इनसाइड अ क्लोज बॉक्स। मतलब ये जो एमिटर और कलेक्टर वाली चीज आप देख रहे हो, ये सब कुछ एक क्लोज बॉक्स के अंदर। तो प्रॉब्लम ये है कि बॉक्स का डिजाइन भी नहीं बदल सकते हम लोग अपने हिसाब से। ये क्या कैसा बकवास, बॉक्स है सर? अब क्या बताएं, सब चलता है। अगेन ये पूरा ग्लास है, मतलब ग्लास की बॉक्स होती है जो कंप्लीटली वैक्यूम है, इनसाइड में कंप्लीट वैक्यूम। और एमिटर और कलेक्टर को एक्सटर्नल वोल्टेज से भी कनेक्ट किया जाता है। इतनी सारी बैटरी दिखाने का मतलब होता है कि ये वोल्टेज बहुत ज्यादा है, एंड कॉल्ड एज एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। ठीक है, इसको V मान लेते हैं, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज V। और लास्ट में एक काम ये करना होता है कि जो टारगेट है, उस टारगेट के अराउंड एक ऐसे बेंड करके पाइप डाल दो आप यहाँ पर। उसमें से मतलब रेगुलरली कोल्ड वाटर को सर्कुलेट कराते हैं। इतना बहुत है हमारे लिए। और यहाँ पर एक ग्लास विंडो टाइप दिखा सकते हो। फंक्शनिंग देखें डायग्राम तो ठीक है, अपनी जगह वहीं से फोटो कॉपी भी करा लोगे। फंक्शनिंग क्या है वो समझिए आप, किस तरीके से ये काम कर रहा है उस आइडिया के ऊपर।
वर्किंग यहाँ से स्टार्ट होती है। फिलामेंट की जो करंट है वो इस फिलामेंट में कुछ हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, करंट का थर्मल इफेक्ट। तो स्टार्टिंग विथ थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट, थर्मल इफेक्ट ऑफ फिलामेंट, जो करंट होगी उसका थर्मल इफेक्ट, उसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखवा देना, आप समझ जाओगे किस मतलब क्या क्या होता है इसमें। तो यहाँ के थर्मल इफेक्ट से मतलब यहाँ के आसपास जो हीट प्रोड्यूस होती है वो रेडिएट करके इस मेटल में जाएगी। तो नेक्स्ट इज हीटिंग ऑफ द मेटल। इस वाले मेटल ई की बात कर रहे हैं, एमिटर की, ये हीट होता है। और जब ये हीट होगा तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तीसरा स्टेप, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय दिस मेटल। टेक्निकल वर्ड्स में इसको नाम दिया जाता है थर्मियोनिक एमिशन। ठीक है, तो यहाँ तक कहानी शुरू होती है कि यहाँ पे करंट जाते हैं, इसके हीट आती है, ये गर्म हो जाता है, गर्म होने से इसके इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। जब इतनी थर्मल एनर्जी बन जाए कि वो मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा हो जाए तो वो इलेक्ट्रॉन्स इससे बाहर निकल जाएंगे सारे। उसके बाद ये जो एक्सटर्नल वोल्टेज है ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेगा यहाँ पर, प्लस टू माइनस। ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन्स को टुवर्ड्स टारगेट एक्सेलरेट करेगी, इसीलिए नाम भी रखा है इसका एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। तो चौथा प्रोसेस हुआ एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स टारगेट। इससे क्या होता है, पैराग्राफ ही लिखाना पड़ता है, इसमें समझ में आ जाता है कि कब क्या होता है। और वो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करते हैं यहाँ तक, उसके बाद जाकर के वो टारगेट के साथ अपना कोलिजन करेंगे, इससे जाकर के कोलाइड करेंगे। कोलाइड क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पर क्या करते हैं, एक क्लोज पाथ तैयार किया जाता है, करंट के फ्लो करने का एक क्लोज पाथ। क्योंकि क्या होता है कि बैटरी की वजह से, इस बैटरी का एक और काम भी है, इसको एक्सेलरेट करने का तो काम है ही, उसके अलावा एक और काम है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन वापस इस मेटल में फीड किया जाएगा, और जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएंगे, मेटल के अंदर वाले इलेक्ट्रॉन वापस बैटरी में चले जाएंगे, बिकॉज बैटरी का जो बेसिक फंक्शन है ट्रांसफर ऑफ चार्ज का है। और कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेट करने का एक क्लोज पाथ बन चुका है यहाँ पर। ऐसे करके पूरा एक क्लोज पाथ कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेशन का। यानी एक करंट फ्लो करने लगी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के सर्कुलेट करने की वजह से। आप ये कह सकते हो कि इस एक्सेलरेटिंग वोल्टेज की वजह से एक्सटर्नल सर्किट में भी कुछ करंट आएगी, कैपिटल आई। Yes. और फिर ये कहा जाता है, अगेन थ्योरी है, ये कहा जाता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल के अंदर से जब सर्कुलेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का और मेटल के अंदर से जब निकलते हैं, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ करंट कंडक्शन में ऐसा बताया गया था कि जब किसी मेटल में से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं तो वो अपने एटम्स के साथ बार बार कोलाइड करते रहते हैं। कोलाइड करते रहते हैं। Yes. हाँ, उन कोलिजन्स की एनर्जी ही फोटॉन्स के फॉर्म में बाहर निकलती है। लास्ट पॉइंट वो ऐड करो आप, द एनर्जी लॉस in collision of electron and the atom energy loss in collision of electron and atom। कौन किसके एटम की बात कर रहे हैं, इसे टारगेट वाले की। मेटल टारगेट। हाँ, वो एमिट होता है एज अ फोटोन, एमिटेड एज अ फोटोन। और इसमें भी तुम लोगों से कहेंगे ज्यादा वाई वाई मत कर रहे हैं, इसमें ये सब क्यों हो रहा है, चुपचाप सुनिए, क्योंकि जितना तुम्हें आता है उतना हमें भी आता है। सच्चाई यही है।
अब इस पूरी सीक्वेंसिंग को समझो, सीक्वेंसिंग जाना जरूरी था बिकॉज क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। तो अगर ये मान लिया जाए कि जो इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन निकला, ये मान लें कि वो ऑलमोस्ट जीरो एनर्जी पे था, लगभग जीरो एनर्जी, तो टारगेट तक पहुंचते पहुंचते उसकी टोटल एनर्जी निकाली जा सकती है इन टर्म बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसेस। पोटेंशियल डिफरेंस पता है, एंड अगर ये लगभग जीरो एनर्जी से स्टार्ट होगा तो कितनी एनर्जी होगी जब वो उस टारगेट को हिट कर रहा हो? ईवी। पहला क्वेश्चन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नियर द टारगेट विल बी, अब ये सब न्यूमेरिकल पॉइंट्स हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नियर द टारगेट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नियर द टारगेट विल बी, आइडियली तो ये एनर्जी ये होना चाहिए, अगर आइडियल वे में चलेंगे तो ये एनर्जी की वैल्यू होनी चाहिए E/V प्लस जो इनिशियल एनर्जी होगी, जिस इनिशियल एनर्जी से वो यहाँ पर एमिट होगा, बट उसको नेग्लेक्ट किया जाता है। नेग्लेक्ट करने का भी रीजन है, उसका रीजन है नेग्लेक्ट करने का और वैलिड रीजन है। इससे जस्ट पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा आपने, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी में आते हैं, और एक्सपेरिमेंट्स में ये वोल्टेज किलो वोल्ट्स में रखा जाता है। तो अगर 2-4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है भी मान लीजिए, और उसमें 10 किलो वोल्ट ऐड कर दी, तो नेग्लेजिबल नहीं हो गया एनर्जी। Yes. इसलिए हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को नेग्लेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर पूछते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था इसके ऊपर भी। What is the energy of electron near the target? सीधा सा आंसर E/V। जैसे मान लिया अगर 40 किलो वोल्ट है तो क्या आंसर बोल दोगे आप? सपोज 40 किलो वोल्ट, तो हम कहते हैं 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, 40 किलो वोल्ट, तो 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, सीधा सा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछते हैं, इफ n electrons are moving per second, what is the current in circuit? कितना सिंपल क्वेश्चन है, n electrons are moving per second, what will be the current in the circuit? n multiplied by charge of electron, total charge flowing per second, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। तीसरा आता है जो इस पॉइंट के ऊपर था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कोलिजन में अपनी एनर्जी लूज करेंगे और वही एनर्जी फोटोन के फॉर्म में बाहर आएगी। तो व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटोन? थर्ड क्वेश्चन, व्हाट विल बी वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटोन? एक मिनट नहीं रुको, भी बता, मैं ये फ्लो चार्ट दिमाग में रखो, कभी गलत नहीं होता। एनर्जी ऑफ EV, हाँ, अब वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी का कितना परसेंट लूज कर रहा है। सर आपने बोला पूरा कर रहे हैं तो नहीं, हमने ये नहीं बोला, हमने ये नहीं बोला, सर अभी बोला तो। नहीं बोला, हमने ये लिखा है कि एनर्जी लॉस इन कोलिजन बाय इलेक्ट्रॉन। अब ये थोड़ी लिखा है कि कोलिजन में वो पूरा लूज कर जाएगा, वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ कोलिजन के ऊपर। तो अगर E/V, सुनिए, E/V उसकी एनर्जी थी, मान लिया F फ्रैक्शन ऑफ दैट एनर्जी इज लॉस्ट, दैट स्मॉल f इज द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट। तो जिसको लॉस किया है वही फोटोन की एनर्जी के बराबर करेंगे, hc बाय लैम्डा। तो क्वेश्चन में ये बोला जाएगा, मान लो आपसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन 70% यूज कर रहे हैं, तो 0.7 ऑफ EV, इट लूजेस 30%, 0.3 ऑफ EV। तुम्हारी आवाज नहीं आ पा रही प्रॉपर। सर आ रही है। अच्छी आ रही, बताओ। सर मैं ये कह रही थी कि आपने जब काइनेटिक थ्योरी कराई थी तो बोला था कि हर बार कोलिजन होता है तो रुक जाता है इलेक्ट्रॉन, और फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके कारण वापस चलता है, पूरी एनर्जी फिर लूज करके। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, वहाँ कुछ और बोला गया, यहाँ कुछ और बोला जा रहा है। अच्छा सर मेरा तो वही दिमाग चल रहा था सर। वो सब हटा दीजिए, आप लोग भी सुनो यार। क्वेश्चन में ये दिया जाता है कितना फ्रैक्शन लूज हुआ है, ठीक है, तो जितना फ्रैक्शन लूज होगा उसको सिंपली hc बाय लैम्डा। अब इसमें अगर आपसे ये कहा जाए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक सिंगल कोलिजन में अपनी 100% एनर्जी लूज कर जाए, इलेक्ट्रॉन 100% एनर्जी लॉस करे इन अ सिंगल कोलिजन, तो आप इसी f को कितना रखोगे? 1। उससे लैम्डा की लोएस्ट वैल्यू आएगी,
फोर्थ पॉइंट, एंड उसको हम बोलते हैं कट ऑफ वेवलेंथ, लैम्डा कट ऑफ, मतलब इससे नीचे वेवलेंथ नहीं जा सकती। कट ऑफ आपसे ज्यादा बेटर कौन समझता हो कट ऑफ क्या होता है? कट ऑफ वेवलेंथ मतलब लोएस्ट पॉसिबल वेवलेंथ, और वो हम ये मान के चलते हैं कि वो तब होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन सिंगल कोलिजन में 100% एनर्जी लूज करे। देखिए 100% लॉस करने का एक तरीका और भी है। मान लिया मेरे पास एनर्जी 100 है, पहली कोलिजन में 50 लॉस हो गई, दूसरे में 25, तीसरे में 25, 3 कोलिजन मिला करके भी तो 100 लॉस कर सकते हो। तो ये नहीं करे, 100% लॉस करना है बट एक ही कोलिजन में कर दीजिए, तो वो कह रहेगा आपका कट ऑफ, और ये वैल्यू बन जाती है फिर HC/EV के बराबर। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा तो इसी के ऊपर आते हैं। सिंगल कोलिजन में इलेक्ट्रॉन एक बार भिड़ा और उसी में मर गया वो, सब एक तरीके से पूरा खत्म करवा रहे हैं। एक मिनट रखो थोड़ी, एज एग्जांपल थोड़ी कैलकुलेशन तो कर लो पहले। एज एग्जांपल suppose the accelerating voltage is 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड कट ऑफ वेवलेंथ। इसीलिए हम लोग सब लोग कहते हैं आपसे कि मॉडर्न फिजिक्स एक ऐसी यूनिट है फिजिक्स में जहां पर स्कोर लाया जा सकता है आराम से। तो 30 किलो वोल्ट है। हाँ 30 किलो वोल्ट, मतलब अगर किसी को फिजिक्स रीस्टोर करना है तो मॉडर्न फिजिक्स से स्टार्ट करो। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, आराम से होंगे। लैम्डा कट ऑफ निकालना है। लैम्डा कट ऑफ निकालना है। अगर ये वोल्टेज 30 10 20 30 30 किलो वोल्ट है, कितना तुम्हारा भाई? ये देखो हर बुक में यही डायग्राम है, जितनी भी बुक देखोगे सब में यही डायग्राम मिलेगा। ये ये मॉडर्न फिजिक्स सबसे बेस्ट किताब मानी जाती है। कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स आर्थर वाइजर की नंबर 1 रैंक है। तो इसमें जो लिखा वो सही लिखा होगा मान के चलो, तो अपना क्यों दिमाग लगा रहे हो? आंसर क्या आएगा? ठीक। अब इसका तरीका क्या है कि इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर थोड़ी हेल्प कर देते हैं। ये जो HC/E है, इसकी एक फिक्स वैल्यू है 1240, है ना, वो लिख लो आप डायरेक्टली। तो इट इज 1240 डिवाइडेड बाय वोल्टेज, सीधा सा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम से न्यूमेरिकल करोगे तो 1240 एंड डिवाइडेड बाय दैट वोल्टेज, अब कितना आंसर आएगा? तो लैम्डा कट ऑफ विल बी this upon 30 into 10 to the power 3। ये पूरा आंसर नैनोमीटर में जाएगा। यूनिट विल बी नैनोमीटर। 1240 डिवाइडेड बाय वोल्टेज एंड आंसर 15 नैनोमीटर यूनिट्स। बस इसको नेक्स्ट टाइम से बार बार ये H into C लिखने की जरूरत नहीं है। 1240। नेक्स्ट क्वेश्चन, suppose that electron loses 70% of its energy in every collision। 70%, it loses 70% of energy in every collision।
find the three possible lowest wavelengths. Three possible lowest wavelengths. हाँ, वोल्टेज वही है 30. वोल्टेज इज 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 30 किलो वोल्ट. सर सर किलो वोल्ट बोला या फिर किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला था? नहीं, वोल्टेज किलो वोल्ट है, एनर्जी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. अच्छा अच्छा सॉरी, अरे यार, अरे सर क्या. तो अब पहला वाला आंसर आ जाएगा 1240 डिवाइडेड बाय 0.7 कर नीचे डिनोमिनेटर में 0.7 ला दीजिए. यस 12 बिकॉज ये फ्रैक्शन नीचे जाएगा ना वहां पर. यस सर तो 1240 अपॉन 0.7 ऑफ दैट वोल्टेज, ये पहला आंसर है. अच्छा, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन पहली बार कोलाइड हुआ, 70% खत्म हो गई एनर्जी, बची कितनी? 30. उस 30 का 70% से लूज करेगा वो. तो अब जो नेक्स्ट वेवलेंथ आएगी वो कितनी होगी? नेक्स्ट वेवलेंथ होगी फर्स्ट कोलिजन के बाद जो एनर्जी बचा उसका 70%. into 0.7 into हाँ हाँ. तो 1240 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर पे क्या आएगा देखिए. क्या अब डिनोमिनेटर में सेकंड वाले वेवलेंथ को निकालने के लिए जो डिनोमिनेटर में होगा, पहले वाले में तो नीचे 0.7 भी रखोगे और फिर उसका भी 0.3 0.21 रखेंगे अब, क्योंकि पहले का 30% बचा था, उसका 70% लॉस कर रहे हो. तो नाउ डिनोमिनेटर में यहाँ पर 0.21 रखेंगे. और तीसरे वाले में इसका मतलब 70 इसका भी वापस 70% लूज हो गया, ये जो नई आई थी. ठीक है. मतलब इसमें हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन मल्टीपल कोलिजन करे और बार बार कुछ लॉस करे, और हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही कोलिजन पे सब कुछ लॉस कर दे. तो जो इलेक्ट्रॉन एक ही कोलिजन में सब कुछ लॉस कर जाएगा उसके लिए कट ऑफ वेवलेंथ है, और नहीं तो फिर इस तरीके से कैलकुलेट करोगे. और तो फिर वही प्रॉब्लम है, बार बार वो परसेंटेज निकाल, बची हुई एनर्जी का वो परसेंट. और ये स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है, इसमें कोई नहीं बता सकता कि कौन सा इलेक्ट्रॉन, मतलब एक्सपेरिमेंट होने से पहले हम बता नहीं सकते कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कितना लॉस करेगा. ये तो हमने सिंपल केस माना है ना कि हर कोलिजन में 70% लॉस करते हो. और क्या हो सकता था कि पहले वाले में 70 लॉस किया था, दूसरे वाले में हो सकता है 10% ही लॉस करें. कंप्लीटली रैंडम है. और इस वजह से ये सिचुएशन इतनी रैंडम है, और ऐसा तो है नहीं कि पूरे एक्सपेरिमेंट में इकलौता इलेक्ट्रॉन है जो चल रहा है. एक मेटल से निकलने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम एवोगैड्रो लॉ भी फॉलो करें तो वो कुछ एक मोल के अंदर, इवन इन 1 मोल 10⁻23 के ऑर्डर्स में जाएंगे. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है. मतलब सैंपल डेटा इतना ज्यादा है कि पॉसिबल आउटकम्स कुछ भी हो सकते हैं हमारे. तो इसका मतलब इस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या क्या हो सकती है अगर बात की जाए. कंसिडरिंग के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लार्ज, इनफाइनाइटली लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और कोई इलेक्ट्रॉन कितने भी कोलिजन कर सकता है, और किसी भी कोलिजन में वो कोई भी एनर्जी लूज कर सकता है. तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन की कोई डेफिनेट वैल्यू होगी, या फिर 0 से 1 ये कुछ भी हो सकता है. एनी वैल्यू, तो कुछ भी हो सकता है. फ्रैक्शन कैन बी एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1. जो आप सोच सकते हो वो होगा. ये स्टैटिस्टिकल फिजिक्स कहलाती है, जो कि एक सैंपल फिजिक्स जिसको बोलते हो, कि एक डेटा है, उस डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं. और क्योंकि ये फ्रैक्शन 0 से 1 के बीच कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो लैम्डा की वैल्यूज इस कट ऑफ वेवलेंथ से लेकर के और कहां तक जा सकती है, इनफाइनाइट. यानी कि जो फोटॉन्स निकलेंगे उनकी वेवलेंथ की एक रेंज आएगी. एमिटेड फोटॉन्स की वेवलेंथ की एक रेंज बन गई. लोएस्ट वेवलेंथ विल बी hc upon ev and the highest wavelength will be infinite.
So the range, next question, what is the range of wavelength of emitted photons? What is the range of wavelength of emitted photons? और ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी तो ये हुआ था, मोनोक्रोमेटिक लाइट डाली थी लेकिन इलेक्ट्रॉन जो निकले उनके काइनेटिक एनर्जी का रेंज बना था। मोनो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आए, सारे इलेक्ट्रॉन आए तो एक ही एनर्जी से, लेकिन फोटॉन्स जो निकले वो एक रेंज में निकल रहे, जस्ट रिवर्स इफेक्ट मिल रहा उसका। तो व्हाट इज द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटोन? आंसर लिखा जाएगा hc/ev, लोवेस्ट वैल्यू और हाईएस्ट इंफिनिटी। इस रेंज के अंदर किसी भी वेवलेंथ का फोटोन मिल सकता है, इस रेंज के अंदर किसी भी वेवलेंथ की फोटोन दिखेगी। और क्योंकि मुझे एक पर्टिकुलर वैल्यू से लेकर के इनफाइनाइट तक की सभी वेवलेंथ मिल रही, तो इनका जब स्पेक्ट्रम पास किया जाएगा तो उनको आप कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का नाम दोगे। स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोन विल बी कॉल्ड एज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये जो कंटिन्यूअस वर्ड है वो किस वजह से लिया जा रहा है? तो सारे टाइप Wavelength की की वेवलेंथ मिलेंगे। बिल्कुल, क्वांटाइजेशन रूल नहीं चल रहा है यहाँ पर, वेवलेंथ क्वांटाइज नहीं है। hc/ev से इनफाइनाइट के बीच में जो भी वैल्यू हो सकती है वो हर वैल्यू मिलेगी, कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। कंटिन्यूअस वेवलेंथ, सो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सरे विल बी अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, आप सोचो कहां तक लेवल है। व्हाट इज द नेचर ऑफ स्पेक्ट्रम? मतलब बिल्कुल नीट का पेपर बना रखा है इसमें, वो भी ठीक है। एंड देन अब इसके बाद जो दिमाग खराने वाली चीजें वो है, और उसके पहले अब आपसे पूछेंगे, एक और लिखो आप, एक चीज और है, सॉफ्ट एंड हार्ड एक्सरेज वो क्या होते हैं? सॉफ्ट एक्सरे कौन होती है और हार्ड एक्सरे कौन सी होती है? देखो बार बार तुम लोग कह रहे हैं ये टॉपिक चल रहे हैं बहुत हल्के, इनको पढ़ने में मुश्किल से 1 घंटा लगेगा घर पे, यहाँ से पढ़ने के बाद 1-1.5 घंटा दो, खत्म। इस टाइम पर अपने पुराने चैप्टर सही कर लो। हम हमारी तरफ से रिलैक्स हुए तब स्कूल में हो गया, क्योंकि हमारा बर्डन खत्म हो चुका है। मेरे को ये कुछ नहीं है तो हंसी मजाक में। सर पहले पेपर में पूरी आ रही है यूनिट। स्कूल एग्जाम के बाद सारे स्कूल एग्जाम के बाद देख लेना। यस नहीं अब हमारा हल्का ही रहेगा, अब यूनिट्स हमारी हल्की है, मतलब फिजिक्स में बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं आने वाला। हाँ जी देखो, सॉफ्ट एक्सरे मतलब जिनका एनर्जी लो है, लो एनर्जी, सिंपल सी मतलब वेवलेंथ ज्यादा है, क्योंकि hc/λ होता है ना, तो मतलब ऐसी एक्सरे जो ज्यादा वेवलेंथ की है वो सॉफ्ट है। ऑप्शन भी ऐसे ही होते हैं, सॉफ्ट एक्सरेज आर ऑप्शन ए ऑफ लो वेवलेंथ, ऑप्शन बी ऑफ हाई वेवलेंथ, और हार्ड वाली एनर्जी ज्यादा है वेवलेंथ कम है। उसके बाद कहते हैं, रिपीट कर दीजिए आपने क्या बोला था सॉफ्ट हार्ट के लिए? सॉफ्ट एक्सरे मतलब लो एनर्जी एक्सरे, यानी कि हायर वेवलेंथ। ओके सर। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर इस एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो कट ऑफ वेवलेंथ कितनी हो जाएगी? क्या मजाक चलता है, देखो मतलब अगर इसको हम डबल कर दें तो क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगी। हाफ हो जाएगी। अब इसको नहीं लिखा रहे हैं, कट ऑफ वेवलेंथ और वोल्टेज में ग्राफ कैसा होगा? हाइपरबोला, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद दो मेन पॉइंट है, ये जो एक्सरेज बाहर आती है, हम सबको पता है कि एक्सरे जो होती हैं वो उनके पेनिट्रेशन पावर अच्छी होती है, मतलब मेडिकल इंडस्ट्री में यूज करते हो। नॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कंपेयर में एक्सरे जो होते हैं वो कुछ सॉलिड बॉडीज को पेनिट्रेट कर जाते हैं, तो इनकी जो पेनिट्रेशन पावर है, मान लो अगर वो बढ़ाना चाहते हैं तो हम ये वाला वोल्टेज बढ़ाएं या फिर ये वाला वोल्टेज बढ़ाएं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द पेनिट्रेशन पावर ऑफ एक्सरेज should we increase this accelerating voltage or the filament voltage? तो penetration power dependent upon the energy,
सिंपल सा रूल है भाई। आप क्रिकेट की बॉल भी लाओ तो क्रिकेट की बॉल से दीवार को पेनिट्रेट कर सकते हो अगर उस बॉल में स्पीड ज्यादा हो। नॉर्मल स्पीड से पेनिट्रेट नहीं होगा, लेकिन अगर वही बॉल, क्रिकेट की ही बॉल को अगर आप समहाउ प्लेन की स्पीड पर फेंको, जिस स्पीड पर एरोप्लेन चल रहे होते हैं, तो वो दीवार को छेदता हुआ निकल जाएगा। दैट मींस की पेनिट्रेशन पावर प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी है। तो एक्सरे की पेनिट्रेशन पावर बढ़ाने का मतलब इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, हम चाहते हैं कि एक्सरे से ज्यादा एनर्जी की हो, और एक्सरे ज्यादा एनर्जी के होने का मतलब कि इन फोटॉन्स में एनर्जी ज्यादा हो। अब इस पूरे सीक्वेंस को देखो, फोटोन को एनर्जी का सोर्स कहां पर है, फोटॉन्स को एनर्जी मिल कहां से रही है, इन इलेक्ट्रॉन से। यही इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी फोटोन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अगर हमें फोटोन ज्यादा एनर्जी का चाहिए तो इलेक्ट्रॉन में ज्यादा एनर्जी होना चाहिए। अब बताओ इसको बढ़ाएंगे या इसको बढ़ाएंगे, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। ये अगला पॉइंट हो गया। टू इंक्रीज द पेनिट्रेशन पावर ऑफ एक्सरे, टू इंक्रीज द पेनिट्रेशन पावर ऑफ एक्सरे we should increase accelerating voltage. Okay, now इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे बढ़ानी है। अब इंटेंसिटी का मतलब क्या है यहाँ पर, इंटेंसिटी का मतलब सीधा सीधा नंबर ऑफ फोटॉन्स होता है। अगर हम ज्यादा फोटॉन्स चाहते हैं तो हमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, और इनके निकलने की वजह यहाँ की हीट है, वो फिलामेंट टूटने से ज्यादा हीट तो ये वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा। तो टू इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे। अब तुम ये मत कहना, देखो सुनो पांडे जी, अब एक नजर से सोचोगे तो तुम कहोगे कि एनर्जी बढ़ेगी तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, बट मॉडर्न फिजिक्स में जहां जहां इंटेंसिटी वर्ड यूज हो रहा है वो उनका मतलब ये होता है कि नंबर बढ़ाना है। टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे वी शुड इंक्रीज द फिलामेंट करंट और फिलामेंट वोल्टेज। इसके बाद आता है कि जो फिर हम लोगों को ये बताया जा रहा है कि जो एक्सरे बाहर निकल के आते हैं उनमें सिंगल वेवलेंथ फोटोन तो है नहीं। स्टार्टिंग फ्रॉम hc/ev एंड अप टू इनफाइनाइट, जो वेवलेंथ हो सकती है उनमें से हर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग फोटॉन्स निकल रहे हैं। एवरी वेवलेंथ स्टार्टिंग फ्रॉम hc/ev एंड अप टू इनफाइनाइट, हर वेवलेंथ का फोटोन है। बट क्या उन सभी फोटॉन्स में इक्वल इंटेंसिटी है? तो इसके लिए क्या किया गया, मतलब एक ग्राफ प्लॉट किया गया। कहाँ बनाया है, अब इसको हटा दें, इसका काम खत्म हो चुका हमारा। तो एक ग्राफ इन लोगों ने जब प्लॉट किया तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बना, और मैं ग्राफ एक्चुअल ग्राफ ही दूंगा, मतलब मैं ये ग्राफ जो बुक में है ना ये एक्चुअल ग्राफ है, मतलब हम लोग ऐसे हाइपोथेटिकल नहीं बना रहे, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है और ये रियल एक्सपेरिमेंट का ग्राफ है। तो यही ग्राफ कॉपी कर लेता हूँ। कुछ इस टाइप के ग्राफ आए बिटवीन लैम्डा, और ये लैम्डा लिए गए थे एक्सपेरिमेंट्स में नैनोमीटर्स पे, और ये वर्टिकल एक्सिस पर रिलेटिव इंटेंसिटी, और ये ग्राफ जो है उसके लिए प्लॉट किया था साइंटिस्टों ने, जब प्लॉट किया था तो टंगस्टन के लिए प्लॉट किया गया है। तो कोई रीजन था टंगस्टन में? नहीं, अब उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जब किया था तो टंगस्टन के साथ किया। हाँ, टंगस्टन का रीजन तो है, हम कोई ऑर्डिनरी मेटल नहीं यूज कर सकते। और पहला ग्राफ इन्होंने प्लॉट किया एट 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 50 किलो वोल्ट। फिर उन्होंने टंगस्टन के लिए दूसरा ग्राफ लगाया है, वो भी इसी टाइप का है, वो 40 किलो वोल्ट पर है। फिर तीसरा ग्राफ बनाया, वो इस तरीके से बन रहा। तो इसके बाद उन लोगों ने फिर ये सोचा कि यार ये ऐसा क्या हो रहा है कि इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में
जो ग्राफ बन रहा है वो वोल्टेज के साथ चेंज हो रहा है और ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट आगे बढ़ रहा है। पहले ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ था जब 50 वोल्ट पे थे, 40 किया तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे, 30 किया तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे। वो इसी बात का सबूत नहीं है कि जितना ज्यादा वोल्टेज करोगे आप, जितना ज्यादा वोल्टेज होगा कट ऑफ वेवलेंथ कम आएगी उतना कम और और एक्सपेरिमेंट जितने लो वोल्टेज पर होगा कट कट ऑफ वेवलेंथ उतनी ज्यादा होगी, मतलब ग्राफ उतना आगे से स्टार्ट होगा। क्लियर हो गया? इसी बात का प्रूफ है। सेकेंडली, इसको पढ़ो यार, बता, थोड़ा सा अजीब टाइप का है, मतलब थ्योरेटिकल है लेकिन 100% लाने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा ही। अब रट्टा बोलो चाहे जो भी बोलो, अगर आप सेलेक्टिव होना चाहते तो हो जाओ, लेकिन उसमें गारंटीड है 300 में 200 क्रॉस नहीं होगा, बिल्कुल गारंटी है। बहुत पेन लेना पड़ता है भाई। दूसरा है ये पीक वैल्यूज कम हो रही है, मतलब कि 50 वोल्ट पर पीक वैल्यू ज्यादा थी, उसके बाद ये पीक वैल्यू कम होती जा रही है। तो ये भी समझ में आ रहा है कि जो पीक वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी है वो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी, राइट? इसी तरीके का ऑब्जेक्टिव आने दैट पीक वैल्यू ऑफ एक्सेलरेटिंग वोल्टेज डिपेंड्स अपॉन वोल्टेज। जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा इंटेंसिटी की पीक वैल्यू बनेगी। और समझ में भी आ रहा है कुछ कुछ, तो वोल्टेज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्पीड ज्यादा एनर्जी के साथ जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन जितनी ज्यादा एनर्जी के साथ जाएंगे, जितनी ज्यादा एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे उनके अंदर कोलिजन्स भी उसी हिसाब से ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स ज्यादा होंगे, मतलब उनको अपनी एनर्जी लूज करने में ज्यादा कोलिजन्स करने पड़ेंगे आपको, कुछ इस टाइप की चीजें हैं। और तीसरा जो मेन पार्ट है, जब उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया, थर्ड मेन पार्ट, ये पूरा ग्राफ उन्होंने एक स्पेसिफिक मेटल के लिए प्लॉट किया, टंगस्टन के लिए। फिर उन्होंने क्या कहा कि मेटल बदल के देखते हैं, एक बार टंगस्टन एक बार कोई और, तो ग्राफ अजीब सा मिला और उसके बाद जब दिमाग खराब हुआ उसका, नेक्स्ट ग्राफ में, अभी हटा रहे सब, वो जगह नहीं है, नेक्स्ट ग्राफ जो मिलेगा वो अजीब सा मिलता, वो ये है, और ये भी एक्चुअल ग्राफ है। एक ग्राफ ऐसे आया, उसके लिए ये टंगस्टन के लिए ग्राफ है, और प्लॉट किया गया था 35 किलो वोल्ट पे, और फिर उसी एक्सपेरिमेंटल सेटअप में इन्होंने एक और ग्राफ लिया जो कुछ इस तरीके का बना हुआ है। फिर ये कैसा ग्राफ है? स्पाइक्स बन गए, दूसरे ग्राफ में स्पाइक्स बने हुए। इसका तो नाम भी बोलने में हमको अजीब लगता है, ये मोलिब्डेनम, क्या बोलते हैं इसको? मॉलिब्डेनम। बेडेनम जो भी हो यार, ऐसे गंदे नाम क्यों रखते हैं लोग? केमिस्ट्री है, सिंपल नाम नहीं रख सकते थे, अंग्रेजी है कह लो। अब ये एक बड़ा अजीब सा चीज आई, 35 किलो वोल्ट दोनों के हैं, दोनों ही ग्राफ 35 किलो वोल्ट पे प्लॉट किए गए, और मेटल बदलने से पूरी ग्राफ की शक्ल बदल गई। मतलब मोलिब्डेनम में स्पाइक्स जैसी चीजें आने लगी, जैसे जो हेयर में बनते हैं आपके बालों में, नहीं वो जेल वेल लगा लेते, तो एक इधर खड़े हो गए, एक इधर खड़े हो गए, बाकी तो बीच में बहुत फेमस हुआ था, मतलब हेयर स्टाइल जो है थी। इससे क्या समझ आ रहा है? पहली बात कि जो ये पीक वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी है, ये क्या सिर्फ वोल्टेज पे ही डिपेंड करता है या टारगेट मेटल पे भी डिपेंड करता है? साफ दिख रहा है यहाँ पर, ये अगला पॉइंट हो गया। अब इसके एमसीक्यू कैसे बनते हैं? द पीक वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन, 4 ऑप्शन डाल दिए, टारगेट मेटल, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, फिलामेंट वोल्टेज, एक आध और ऑप्शन बीच में। अब इसमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत रिस्की हो जाते हैं फिर हमारे लिए। नहीं, इनको कंफर्म करने का कोई लॉजिक तो है नहीं, याद है तो ठीक, नहीं याद तो छोड़ो। दूसरा पॉइंट ये भी ठीक था,
ये जो स्पाइक्स है ना, ये सबसे डेंजरस थे। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ग्राफ अचानक से शूट कर गया ऊपर की तरफ और फिर नीचे आया। बहुत एक नैरो सा स्पाइक है, स्पाइक नैरो है, मतलब उठा और नीचे आया, फिर ये नॉर्मल ग्राफ हो गया, फिर उठा फिर नीचे आया। अब साइंटिस्ट इसका रीजन आइडेंटिफाई करने में लग गए कि टंक्शन में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन दूसरे वाले में ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब आप देखो रीजन ऑफ स्पाइक्स इन द ग्राफ क्या है। अच्छा, उसके पहले यार एक चीज बताना भूल गए, ये कोल्ड वाटर सर्कुलेट करने की भी वजह है। ये इलेक्ट्रॉन जब अंदर भिड़ते रहते हैं तो यहाँ पर हीट बहुत ज्यादा है और इसका ठंडा टेम्परेचर करने बढ़ने से के लिए। मेल्ट कर सकता है, तो कूल करे। इसीलिए ज्यादातर वो टारगेट लेते हैं जिनका मेल्टिंग टेम्परेचर हाई है, और टंक्शन उसमें से एक। टंगस्टन का होता है हाँ ये। जी, जल्दी मेल्ट नहीं होता, इसी वजह से टंक्शन पर एक्सपेरिमेंट किए गए। हम एल्यूमिनियम टारगेट बनाए घर में, जिसके बर्तन होते हैं तुरंत पिघल जाएगा। तुरंत ही पिघलेगा। ठीक है, तो अभी सब बता रहे हैं, अब आपको डायग्राम याद होना चाहिए। नाउ इन स्पाइक्स का रीजन कि कुछ एटम्स में इस तरीके के स्पाइक्स क्यों मिले मुझे, तो उसका भी डिस्कवर हुआ सब कुछ। और इसकी जो थ्योरी प्रपोज की गई बड़ी अजीब सी, वो सुनिएगा। रीजन ऑफ स्पाइक्स, कुछ इस तरीके का थ्योरी बताया गया हम लोगों को। वो कह रहे हैं कि जो टारगेट मेटल होगा उसके अंदर कुछ एटम्स होते होंगे, उसमें न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सब। तो जैसे के वाली शेल में उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स बैठे होंगे और एल वाले में उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मेरे को यहीं तक याद है बस। इसके बाद वाले में, एम वाले में 18 होते हैं ना, 18 2 तक चलेगा। वो कह रहे देखो स्टोरी सुनना पहले। वो क्या कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करके आ रहा था वो टारगेट के एटम के साथ कभी कभी, टारगेट वाली एटम के साथ कभी कभी उसका इतना इंटेंस कोलिजन हो जाता है कि वो उसके इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से सीधा भिड़ जाता है। मतलब वो कोलिजन डायरेक्ट इनर इलेक्ट्रॉन से हो जाती है उनकी। ठीक है, मतलब इतना डेयर कर जाते हैं ये लोग कि सीधा अंदर वाले एटम के अंदर घुस करके और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से भिड़ करके और उसको अपने साथ बाहर निकाल ले जाते हैं। ये पूरी मैकेनिज्म समझाई गई है, स्पाइक्स की मैकेनिज्म ये बताई जाए कि जो इलेक्ट्रॉन हमारे एमिटर से निकल करके आया था एक्सेलरेट करता हुआ, उसमें इतनी ज्यादा एक्सेलरेशन हो चुकी थी कि वो एटम को ही पेनिट्रेट करता हुआ और इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को टकरा करके, और यही तक नहीं, उसको अपने साथ ले करके और बाहर निकल गए। इससे क्या सिचुएशन बनेगी अगर ये चीज हो जाती है। मान लेते हैं कि अब आपका एक इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में था वो एमिटर से आने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ निकल करके चला गया। क्लियर है? पहले आप यहाँ डायग्राम बनाओ वरना तो रह जाएगा। दिस के इलेक्ट्रॉन is knocked out by electron coming from emitter. धन्य है वो साइंटिस्ट जो साले केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट करते होंगे। ठीक है, मतलब एक तो होता है भाई जैसे आप कोलिजन करो, जैसे डस्टर को फेंके तो ये डस्टर जाके दीवार से टकराए और वापस आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। एक इतना इंटेंस भी हो सकता है कि इसको टकराए और यहाँ पर सब टूट टाट जाए और इस पर चिपक जाए जाकर, नहीं हो सकता मैकेनिक्स में। तो ये डस्टर भिड़ा और फिर तेज भिड़ा कि इसको तोड़ दिया और इसमें से कुछ मटेरियल अपने साथ स्टिक करके ले गया।
तो कुछ ऐसा ही उन लोग को लगा कि कुछ ऐसा होता होगा उसमें। फिर उन्होंने क्या कहा कि चलो ये इलेक्ट्रॉन का तो आपने सेक्रीफाइस कर दिया, ये तो गया, ठीक है। लेकिन फिर क्वेश्चन ये उठता है कि फिर ये टंक्शन में क्यों नहीं हुआ, मतलब दूसरे एटम में हो रहा, टंक्शन में नहीं हो रहा ये। तो हो सकता है कि टंक्शन का इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से इतना ज्यादा बाउंडेड तो हो न्यूक्लियर फोर्सेस इतनी कि ज्यादा वो बॉन्ड, होंगी। हाँ वो बॉन्ड हम तोड़ ना पा रहे, इसलिए नहीं ले जा पा रहे हैं, और दूसरे एटम में वो वीक बॉन्ड होगा, इसलिए हो सकता चले गए। आयनाइजेशन एनर्जी जिसको बोलते हो ना। उसके बाद की तो सिचुएशन, चलो बाहर वाले शेल के लिए थी। नहीं अंदर में है ये स्टोरी, हाँ, तो तब है जब, चलो वो इलेक्ट्रॉन चला गया मान लिया, मतलब इस एटम का एक इलेक्ट्रॉन घर छोड़ के चला गया, अब यहाँ पर हो गई वैकेंसी। अगला है, आप एक के बाद एक डायग्राम बनाओ क्योंकि मैं तो इसी में इरेज कर लूंगा। नाउ देयर इज अ वैकेंसी इन केस, नाउ देयर इज इलेक्ट्रॉन वैकेंसी, और इलेक्ट्रॉन वैकेंसी को हम फिजिक्स में एक नाम देते हैं, कॉल्ड एज होल, एच। वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज होल। ठीक है, नाम भी सजेस्टेड है भाई, क्योंकि दीवार में आपसे कहा जाए कि यहाँ पर एक होल कर दो, ड्रिलिंग मशीन ला करके इसमें होल कर दो, तो होल तो आप वहीं पे करोगे जहाँ दीवार होगी ना, कि हवा में कर दोगे, मतलब जहां पर कुछ था और फिर वहां पर आपने मटेरियल हटा दिया, तो उसी को होल डिफाइन किया गया है। यस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, अब नहीं है, इसलिए इसको, लेकिन अगेन वो पता नहीं कौन सा प्रिंसिपल है जो कहता है कि ये अलाउ नहीं है, ये नहीं हो सकता कि अंदर के एनर्जी लेवल खाली हो और बाहर वाले भरे हो, नहीं हो सकता ये। तो बेचारे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन फिर ट्रांजिशंस करते हैं, वो कहते हैं कि चलो अंदर चलते हैं, अंदर एक जगह खाली हो गई है। और वो n Now, प्लस L- एल रूल कहता है कि अंदर जो भी, लोअर वाले पहले भरते हैं। हाँ बढ़ते तो पहले हैं, लेकिन ये भी शायद वही रूल है क्या कि ऑफ बाउ प्रिंसिपल। और वो है कि मतलब ये और पॉसिबल ऑफ नहीं है कि बाउ नहीं अंदर कहता एनर्जी कि लेवल, पहले लोअर भरेंगे फिर बाहर। ठीक, अरे मालिक क्यों डरा रहे हो इन लोग को, मतलब ये इलेक्ट्रॉन नीचे कूद गए, सिंपल सी बात है, ट्रांजिशन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर से नीचे आ गया। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस करेंगे तो जैसे बोर्स मॉडल और एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में होता है कि वो अपना कुछ एनर्जी लूज करेगा, ये ट्रांजिट करने वाला इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करेगा। ठीक है ना, आपने भी तो पढ़ा होगा कि जितना यस सर। ऑर्बिट रेडियस जितनी ज्यादा होती है, एनर्जी ज्यादा होती है, तो यहाँ पर ज्यादा एनर्जी होगी, ऑर्बिट रेडियस कम करेंगे तो एनर्जी कम हो जाएगी। तो इस ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जब लूज होगा, वो रेडिएट होता है एज अ फोटोन, और वो ये स्पाइक्स के रीजन, ये स्पाइक्स इस वजह से बन रहे। सर एक बार रिपीट कर दीजिए फिर से स्पाइक। देखिए पहले सबसे पहले कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि एमिटर से जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो पहले टारगेट एटम से ऐसा कोलिजन करें जिसमें उनके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को बाहर ले जाएं, नॉकआउट करें, जिससे कि इनर मोस्ट ऑर्बिट्स में जब वैकेंसी क्रिएट होगी तो उसको फिल करने के लिए अपर ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशंस करेंगे, और ड्यूरिंग ट्रांजिशन इन दो ऑर्बिट्स के एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो एज अ फोटोन बाहर एमिट किया जाएगा, और वही फोटोन इंटेंसिटी को अचानक से बढ़ाने का काम करते हैं। सुन लिया आपने? यस। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? इसमें एक रूल बनाया जा रहा है, देखो, कोलिजन से पहले इस एटम के सभी ऑक्टेट कंप्लीट रहे होंगे ना, बिफोर कोलिजन octet was completed. At that time we assume that energy of atom was 0. हम यहाँ पर एक रेफरेंस सेट कर रहे हैं,
लिखते रहो भाई, साथ में बोलना पड़ेगा क्या बार बार, हम तो सर छूट जाएगा तो कहोगे कि हमारे क्वेश्चन नहीं हो रहे, किताब पढ़ोगे। मतलब बिफोर कोलिजन वी एज्यूम दैट एनर्जी ऑफ एटम इज 0। आफ्टर कोलिजन सबसे पहले वैकेंसी कहां पर क्रिएट हुई है? अंदर से के वाले में। तो जब के वाले में इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी होगी तो हम उस एटम के एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे बाय द सिंबल ऑफ EK। EK मींस एनर्जी ऑफ एटम विथ अ वैकेंसी इन K ऑर्बिट। सिंबल्स का मतलब समझ ले पहले। Zero energy is the energy of atom when there is no vacancy. When the vacancy is present, vacancy of electron is in the K orbit. Energy is written by EK. ये एक पॉजिटिव एनर्जी होगी, पॉजिटिव होगी एनर्जी, क्योंकि विथ वैकेंसी इन K ऑर्बिट अनस्टेबिलिटी हो गई। पहले स्टेबल था, अब अनस्टेबल हुआ, और अनस्टेबल मोड की एनर्जी पहले से ज्यादा होगी। तो जब आपने स्टेबल मोड 0 माना हुआ है तो अनस्टेबल मोड पॉजिटिव होगा। ये थोड़ा डिफरेंट है, ये उतना ऑब्वियस नहीं है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में एनर्जी लेवल्स माइनस में चलते हैं, हाइड्रोजन के एनर्जी बाउंडेड सिस्टम होता है सर। जी। तो ये वो एनर्जी लेवल्स नहीं है जो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। फिर जब ये वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी फिल हो जाएगी, कैसे? एल ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन के वाले ऑर्बिट में चला जाएगा, तो के वाली वैकेंसी तो फिल हो गई, लेकिन एल में वैकेंसी हो जाएगी सर। नाउ द एनर्जी ऑफ एटम विल बी EL। इस तरीके का नॉमेनक्लेचर है हमारा। जब आपके क्वेश्चन में लिखा हो EL तो आपको समझना पड़ेगा इस EL का मतलब क्या है। EL स्टैंड फॉर एनर्जी ऑफ एटम व्हेन देयर वैकेंसी इज इन द L ऑर्बिट। ऐसे ही EM EN सर मतलब ट्रांजिशन के बाद। हाँ हाँ माना है, हाँ एज्यूम किया। वैसे तो सब नेगेटिव ही होते हैं, लेकिन क्योंकि वो 0 माना है और इसी कन्वेंशन पे चलना भी है। ठीक है, ये सब हो गया। तो अब आप बताओ, पहले वैकेंसी के में थी, तो पहले हमारी एनर्जी थी EK। उस के की वैकेंसी को फिल करने के लिए L वाला इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अब उस एटम की एनर्जी हो गई EL। इसी डिफरेंस को हम कह रहे हैं कि फोटोन बनेगा। जैसे डिफरेंस एनर्जी इज फोटोन, और इसको लिखा जाएगा hc/λ। इसके भी नॉमेनक्लेचर्स हैं। इसको नाम देते हैं लैम्डा के अल्फा। सीरीज होती है पूरी, एक्चुअली अल्फा बीटा गामा की सीरीज बनती है। अब हमें नहीं पता लाइमन बामर में आप अल्फा बीटा यूज करते हो, क्या यूज करते हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसमें भी अल्फा बीटा गामा है। बोला नहीं गया Yes, हाँ, तो वैसे ही होगा, अल्फा लाइन, बीटा लाइन, गामा लाइन। अच्छा यस सर, हाँ होता है। पढ़ा होगा। अब इस तरीके से देखिए, और ट्रांजिशंस कई सारे हो सकते हैं। जैसे एटॉमिक ट्रांजिशंस का कोई फिक्स रूल नहीं होता। हो सकता है कि के की वैकेंसी को फिल करने के लिए M वाला इलेक्ट्रॉन जंप कर, तब हम एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे? अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन M से K में जा रहा है तो EK माइनस EM और लिखा जाएगा hc/λ K बीटा। ये सीरीज समझिएगा। जो पहला टर्म होता है ना K और अल्फा में, फर्स्ट टर्म K, ये बताता है कि इनिशियल वैकेंसी कहां पे थी। K सीरीज का मतलब होता है, K सीरीज मतलब इनिशियल वैकेंसी K में। अब उसको फिल करने के ऑप्शन क्या है? L से, M से, N से। तो नियरेस्ट फिलिंग होगी तो वो अल्फा है, सेकंड नियरेस्ट बीटा है, थर्ड नियरेस्ट गामा है। अब बताओ, आपको अगर आपसे कहा जाए कि लैम्डा के गामा निकालना हो, hc/λ के गामा, तो क्या समझ में आ रहा है इसका? के सीरीज, पहले ये देखोगे के सीरीज मतलब इनिशियल वैकेंसी के होगी, तो हम लिखेंगे EK।
गामा तीसरा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। तो के को फिल करने का थर्ड नियरेस्ट प्लेस कौन सा है? N एल एम एन, एन हो गया। और ये वैल्यू क्वेश्चन में दी जाती है, बस हमें ये पता होना चाहिए था। कहीं पर लिखा हो लैम्डा एल अल्फा, नाउ एल सीरीज स्टार्ट सर होती है। L पे आ रहा है एल और सीरीज उसके ऊपर और से अल्फा M। मतलब नियरेस्ट, तो EL उसका नियरेस्ट M, क्लोजेस्ट ट्रांजिशन इज अल्फा, नेक्स्ट क्लोजेस्ट बीटा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लोजेस्ट गामा। K सीरीज, L सीरीज, M सीरीज, ये सीरीज का मतलब होता है कि पहली वैकेंसी कहां पे। इस तरीके से इनको कैलकुलेट करते हैं और ये बड़ा आसान होता है, न्यूमेरिकल इसके भी बहुत आसान है क्योंकि ये क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया होता है, आराम से दिया होता है। अब एक और बात आती है इसमें कि ये जो वेवलेंथ हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये वो वेवलेंथ है, तो ये स्पाइक्स वाले वेवलेंथ हैं, जिन वेवलेंथ के ऊपर आपको ये स्पाइक दिख रहे हैं ना, ये वो वेवलेंथ। क्लियर हुआ है? Yes. ये फंक्शन किस चीज के होंगे, मतलब उस एक्सेलरेटिंग वोल्टेज के फंक्शन होंगे कि फिलामेंट वोल्टेज के फंक्शन होंगे कि जो टारगेट में मटेरियल लगाया उसका फंक्शन है, किस चीज के फंक्शन से ये जो स्पाइक्स मिल रहे हैं आपको? टारगेट देखिए, मटेरियल। टारगेट मटेरियल। तो फिर टंगस्टन पे क्यों नहीं आ रहा है? टंगस्टन में तो स्पाइक्स नहीं आ रहे। दोनों पे डिपेंड करता है कि एक्सेलरेटिंग वोल्टेज क्या है और टारगेट क्या है। हमारा एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इतना होना चाहिए था कि वो उस टारगेट के अंदर इस टाइप का कोई हरकत तो करे, बिकॉज जब तक ये चीज होगी नहीं स्पाइक्स बनेंगे नहीं। यानी कि एक्सेलरेटिंग वोल्टेज शुड बी हाई इनफ टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इनर ऑर्बिट। मतलब मान लीजिए आपसे कहा जाए किसी टारगेट के, इसको समझना क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होते हैं। मान लो आपसे कहा जाए कि हमने एक ऐसा मेटल यूज किया है जिसके के ऑर्बिट को निकालने के लिए आपको 80 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, और एल वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एल, सपोज वो 60 है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम के 80 है, एंड द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इज 70 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 70 वोल्ट, 70 किलो वोल्ट एक्सेलरेटिंग वोल्टेज था। क्या ऐसा इलेक्ट्रॉन के से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाएगा? इसकी बाइंडिंग एनर्जी 80 है, के वाले की बाइंडिंग एनर्जी 80, तो कम से कम 80 तो लो। एक्सेलरेशन अगर 70 वोल्ट का दे रहे हो तो इसे इस इलेक्ट्रॉन में इतनी एनर्जी नहीं होगी कि के वाले को रिमूव कर पाओ, लेकिन एल वाले को तो कर सकते हैं। तो इसमें कौन सी सीरीज की वेवलेंथ आएंगी? के सीरीज की, एल सीरीज की, एम सीरीज की, एन सीरीज की? एल एल सीरीज। सीरीज नहीं, के को छोड़ के सब आएंगे, एल वाला आएगा तो एम यस वाला सर, भी होगा। L और उससे ऊपर अगर एल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की हैसियत है तो फिर ऊपर भी रिमूव कर M सकते से हो, तो और वो तो इजी और आ कम एनर्जी जाएगा। चाहिए होती है। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। मतलब बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा, पहली चीज, द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज मस्ट बी हाई इनफ टू गिव एनर्जी मोर देन द बाइंडिंग एनर्जी। एक्सेलरेटिंग वोल्टेज शुड बी हाई इनफ टू गिव एनर्जी मोर देन बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है ये तो पता होगा ना आपको, वो कम से कम वो एनर्जी जो रिमूव करने के लिए चाहिए, और सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी इनर मोस्ट ऑर्बिट्स की होती है। ये सब एटॉमिक स्ट्रक्चर में सब पढ़ चुके हैं 11th में। अच्छा, मान लेते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा है, मतलब कि बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा हो गया सपोज करें, क्या उसके बाद अब ये चीज मेटल पे डिपेंड कर रही है या वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है? मेटल पे। मान लीजिए के वाले की बाइंडिंग एनर्जी 80 है, हम 100 वोल्ट पे काम कर रहे हैं, सफिशिएंट है? तो अब 100 से 110 कर देंगे, मान लो 120 कर दें अगर, तो क्या इन चीजों का इन वेवलेंथ पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। नाउ दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ दिस वोल्टेज। above the sufficient energy, above when the accelerating voltage is high enough and sufficient, तो अब sufficient के ऊपर कितना sufficient है वो मैटर नहीं कर रहा है आपसे। क्यों? ये तो
एनर्जी ऑफ एटम पे डिपेंड कर रहा है ना, समझ पा रहे हैं? और इसीलिए इन वेवलेंथ को कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ नाम दिया गया है। देयर को स्पाइक्स की जो वेवलेंथ है, जिन वेवलेंथ पर स्पाइक्स मिल रहा है आपको, दीज आर नोन कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ, क्योंकि ये मेटल के कैरेक्टर पे डिपेंड करते हैं कि मेटल किस चीज का है, उसका एटम कौन है। कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ, सर कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ वाले एक बार कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ, कैरेक्टरिस्टिक मतलब ये मेटल की एटम का कैरेक्टर बताएंगे कि कौन सा एटम है अंदर। इनमें वोल्टेज का कहाँ कोई टर्म आ रहा है, कहीं पर वोल्टेज का टर्म तो है नहीं। यस सर। बट एक बात तुम लोगों ने और ध्यान से देखी, यहाँ पर टंगस्टन एंड मोलिब्डेनम दोनों के ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। कैसे? सेम वोल्टेज कट ऑफ तो same तो इसका मतलब कट ऑफ वेवलेंथ टारगेट पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए मैंने एक्चुअल ग्राफ दिया तुम्हें, किसी इधर लोकल बुक से डायग्राम नहीं बना रहा। दोनों ग्राफ जो बनाए हैं, दोनों ग्राफ में बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे आंसर ग्राफ के अंदर ही है। कट ऑफ वेवलेंथ मेटल का फंक्शन नहीं है, और इसके पहले वाला ग्राफ एक ही मेटल के अलग अलग वोल्टेज के ग्राफ थे, और उसमें स्पाइक किसी में नहीं है। तो ग्राफ किस चीज का बन रहा हूँ? टंगस्टन का नहीं बन सकता है, स्पाइक आएगी नहीं इसमें, हैवी मेटल है वो। सर आता केस केवल टंगस्टन और मॉलिब्डेनम का ही है? एक्सपेरिमेंट इन्हीं के ऊपर हुए हैं तो आएगा इसी पर। अच्छा, अगर हम इसी में मॉलिब्डेनम में ही अगर 35 की जगह मान लो 50 पे करते हैं, फॉर द सेम मेटल 50 पे करें, तो ग्राफ किस तरीके का, आपको क्या लग रहा है ग्राफ कैसा बनना चाहिए? लेफ्ट शिफ्ट हो जाए थोड़ा सा टंगस्टन की तो बात नहीं कर रहे, टंगस्टन की बात नहीं कर रहे, शुरुआत इसकी बात करो आप, एम वाले की 50 पे, तो इसका ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट आगे होगा, spike is यस और ये स्पाइक जिन एक्स कोऑर्डिनेट मतलब लैम्डा के जिन कोऑर्डिनेट पर स्पाइक्स आ रहे हैं, उन्हीं कोऑर्डिनेट पर स्पाइक्स आएंगी या स्पाइक्स भी आगे बढ़ेंगी? उन्हीं कोऑर्डिनेट्स हैं। लैम्डा का वोल्टेज से क्या मतलब? तभी तो कैरेक्टरिस्टिक कह रहे हो ना, किसी भी वोल्टेज पे ग्राफ बनाओगे स्पाइक उसी वेवलेंथ पे बनेगी जा सकती है। इवन अगर हाई वोल्टेज होगा तो ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट आगे होगा, बट फिर यहीं पर आकर के स्पाइक आएगी एट द सेम पॉइंट, इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक कह रहे हैं। नहीं, अब वो स्पाइक कितनी बड़ी होगी ये अलग है, हाइट ऑफ दैट स्पाइक वो वोल्टेज का फंक्शन है, मतलब कितना ऊंचा बनना है, ये जो टावर बन रहा है ये टावर कितना बड़ा बनेगा, ये वोल्टेज का फंक्शन, क्योंकि वोल्टेज के हिसाब से एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बदलेगा, तो इंटेंसिटी उस पर तो डिपेंड करेगी, क्योंकि ये हाइट बेसिकली इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। ये नहीं कह रहे ग्राफ उसी ऊंचाई तक जाएगा, पर जिस पॉइंट पर स्पाइक बन रहा था उसी जगह बनेगा, भले वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट आगे शिफ्ट कर जाए। और इस पॉइंट को जेई ने 4 बार पूछा हुआ है, 4 बार इस क्वेश्चन को पूछा है अलग अलग लैंग्वेज, कि एज द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इज इंक्रीज्ड लैम्डा के अल्फा माइनस लैम्डा कट ऑफ, डिफरेंस इनका बढ़ता है कि कम होता है? आप ग्राफ समझो, मैं कह रहा हूं कि सेम मेटल के लिए अगर आप हायर वोल्टेज पे ग्राफ लेते हो से, हाँ तो नहीं सॉरी ये उल्टा हो गया मेरे ख्याल, सर बड़े लो वोल्टेज पे हुआ, ये लो वोल्टेज पे ग्राफ बन गया है, कट ऑफ वेवलेंथ आगे शिफ्ट करेंगे ना, तो यानी अगर ये 35 पर होगा कम तो ये वोल्टेज मान लो 15-20 पे, हाँ 15-20 पे होगा, तो स्पाइक तो उसी जगह बन रहा है, कट ऑफ आगे शिफ्ट करके, starting point change हुआ। तो ये पहले ये डिफरेंस था स्पाइक में और कट ऑफ में, अब ये डिफरेंस है, घट गया ना, नहीं वो तो बन रहा है, इस क्वेश्चन में दिया था, उस क्वेश्चन में बोला गया है कि बन रहा है, नहीं बनेगा तो पूछेंगे ही क्यों फिर क्वेश्चन यार, मतलब ये बन रहा हो उस टाइम पर, तो वोल्टेज कम करेंगे अगर, तो कट ऑफ और इस कैरेक्टरिस्टिक में डिफरेंस कम होगा, कम और वोल्टेज बढ़ाएंगे अगर, डिफरेंस बढ़ेगा। इंक्रीज हो जाएगा। 4 बार पूछ चुके हैं, 4 बार, सोचो आसान नहीं क्वेश्चन,
ना कोई कैलकुलेशन, ना कुछ, खाली समझना है ग्राफ को। बच्चा वो हाइट एक्चुअली इंटेंसिटी यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स बता रहा है। तो जब हम वोल्टेज बदल देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा एनर्जी से जब कोलाइड करेंगे तो उनके लॉसेस भी ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ कोलिजन भी ज्यादा होंगे। अब इसका कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला बन नहीं सकता, कभी कभी नहीं बन सकता। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में कभी भी इक्वेशन नहीं बन सकती, और इसीलिए प्रोबेबिलिटी जैसा चैप्टर बनाया गया। सब कुछ पॉसिबल है जो जो सोच सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आपको? इस टाइप के क्वेश्चन आंसर। यस नाउ सर। नेक्स्ट पार्ट। ठीक, नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पर एक और थ्योरी सजेस्ट की गई है जो रिलेशन है। नाउ जब बोर का मॉडल आ चुका था तो बोर मॉडल से इस चीज को कंपेयर किया गया, लेकिन बोर मॉडल में और यहाँ के मॉडल में एक डिफरेंस है। बोर मॉडल था सिर्फ हाइड्रोजन के लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए। सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए, हाइड्रोजन टाइप के लिए। और उसमें उन्होंने ये कहा था, उन्होंने एक फॉर्मूला सजेस्ट किया था, बोर मॉडल ने एक फॉर्मूला सजेस्ट किया था, जब ट्रांजिशंस होती हैं 1/λ इक्वल्स टू द रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू z स्क्वायर Z square 1/n1 square minus 1/n2 square. n2 स्क्वायर, जिसमें z इज द एटॉमिक नंबर। Yes sir. Yes. देखो आप मतलब बोर मॉडल में जब बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन जब दो एनर्जी लेवल के बीच में ट्रांजिशन करेगा तो वेवलेंथ ऐसे निकालते हैं, कैपिटल आर वो गैस कांस्टेंट नहीं, रिडबर्ग कांस्टेंट। लेकिन बोर ने ये जो मॉडल दिया था, उन्होंने कहा था कि ये उन एटम्स के लिए ही वैलिड होता है जिन एटम्स में इकलौता इलेक्ट्रॉन हो। यहाँ पर इकलौता इलेक्ट्रॉन तो है बहुत सारे। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। इसी बोर मॉडल की इक्वेशन में थोड़े से करेक्शंस होते हैं। सपोज आप, अगर हम बात करें के सीरीज फोटॉन्स की, नाउ के सीरीज फोटॉन्स का मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस के अराउंड के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है और एक इलेक्ट्रॉन है वहां पर, दो में से एक गायब है, एक है। और एल वाले ऑर्बिट से कोई इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांजिट कर रहा होगा, कि भाई यही मतलब होगा ना यार। यस सर। है ना, ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते ना एक तो ऐसी आदत बन गई है, ऐसा लगता है इधर कोई है ही नहीं। हैबिट बन गई है हम लोग इतने सालों में, 1.5 साल से देखते ही नहीं इधर कोई बैठा भी है। ठीक है, ये फिर थोड़ा सा मैकेनिक्स का प्रिंसिपल लगाओ, फिजिक्स लगाओ, ये तो केमिस्ट्री के पॉइंट से था, लोग फिजिक्स के पॉइंट से। ऐसा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिट करता है तो एनर्जी लूज करता है, नॉट बाय फॉर्मूला। हम फिजिक्स के पॉइंट से चले अगर, तो एनर्जी और वर्क से रिलेट करो इसको। वर्क होता है यहाँ पर, ये न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, ये रेडियली आउटवर्ड कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा, और जब सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम होगा बोर मॉडल के हिसाब से, तो इकलौता इलेक्ट्रॉन जो अपर ऑर्बिट में है उसके नीचे तो कोई इलेक्ट्रॉन होते नहीं, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ओनली बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियस। बट यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो अगर हम इसको गॉस लॉ वगैरह से देखें कि एल और के वाली शेल के बीच के किसी पॉइंट पर अगर आप एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करें और इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द गॉस लॉ देखें, तो कितना चार्ज उसके इनसाइड एनक्लोज हो रहा होगा। आप सोचो, इमेजिन करो के और एल शेल के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम गॉस लॉ से कैलकुलेट करें, प्लस जेडी का चार्ज यहाँ पर और के शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल चार्ज कितना हुआ, Z-1 प्लस जेडी और माइनस ई, वही। सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी बिकॉज ऑफ Z-1 चार्ज, नॉट बिकॉज ऑफ जेडी चार्ज। और यही करेक्शन करके हम जेड स्क्वायर की जगह पर Z-1 कर देते हैं। इसको बोला जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। दिस इज नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट।
कि दैट न्यूक्लियस इज स्क्रीन्ड बाय, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक स्फेरिकल स्क्रीन लगी हुई है नेगेटिव चार्ज की, जो न्यूक्लियस के इफेक्टिव चार्ज को कम कर रही है। इफेक्टिव चार्ज को कम करने का मतलब कि उस के शेल के बाहर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को कम कर देगी। समझ पा रहे गॉस लॉ से? और इस सजेशन के साथ, मतलब ये जो सजेशन दिया गया, पता नहीं सही है कि गलत है नहीं मालूम, लेकिन ये सजेशन दिया गया था विद दिस सजेशन, और इन्होंने कहा कि 1/λ विल बी नाउ आर, हम z की जगह इफेक्टिव वैल्यू यूज करेंगे उसकी। और अगर हम के अल्फा की बात कर रहे हैं, मान लो के अल्फा की, तो ट्रांजिशन हो रहा होगा 2 से 1 का, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/1 स्क्वायर एंड -1/2 स्क्वायर। ये समझो पहले z की जगह z-1 करने का रीजन। क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. And then ये हो गया। अब यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो वेवलेंथ को लिखेंगे स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा वेवलेंथ की जगह, तो स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ लाइट फोटोन है अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो नेक्स्ट टर्म पर यहाँ पर बन जाता है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा, और वो स्पीड इधर आ जाएगी राइट साइड पर, RC बन जाएगा ये, सीधे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और यहां से एक नया लॉ डेवलप होता है, दैट स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा इज 3RC/4 का स्क्वायर रूट एंड z-1, और ये लॉ मोजलेस लॉ है। हालांकि मोजले ने इस लॉ को मैथमेटिकली डिराइव नहीं किया था, एक्सपेरिमेंटली डिराइव किया था थ्रू द ग्राफ। मतलब सर मोजले ने इन्होंने अपने, ये आर्ग्यू किया, सर वही है ना जिन्होंने कहा था कि एटॉमिक नंबर ज्यादा सही हाँ था। वो एक्सपेरिमेंट पूरा यही है एक्चुअली, मोजले का यही यस वो सर, एक्सपेरिमेंट ग्राफ था बनवाया था उन्होंने। जिससे ये साबित हुआ था कि एटॉमिक नंबर कैरेक्टर होना चाहिए, मास नंबर नहीं। मतलब एक्सरे का ही एक्सपेरिमेंट था वो। यस सर, एनसीईआरटी में लिखा था सर केमिस्ट्री में, ऐसे ज्यादा एक्सप्लेन कुछ नहीं। एक्सप्लेन कर कैसे पाते बेचारे, 25 साल में यस सर, स्वर्गवासी कुछ हो गए, समझ ही नहीं। कैसे करते एक्सप्लेन? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चले गए थे 25 की एज में, वरना इसके आगे वो कुछ करते हैं लेकिन कर नहीं पाए ना, खाली के अल्फा के बारे में बता पाए, वो भी खाली ग्राफ बना के कहते, कोई मैथमेटिकली उसके बारे में बता नहीं पाए, अनफॉर्चुनेट। या तुम लोग वापस नहीं आए? अच्छा वापस आएंगे ऊपर जाने के बाद? मतलब नहीं, वॉर से वापस नहीं आए थे? अरे हमेशा के लिए ऊपर चले गए थे भाई, अच्छा अच्छा। कह रहा वापस। कंस्क्रिप्ट कर दिया था क्या उनको भी? अरे कोई बम गिर गया वो ऊपर। सुनो ये हुआ यार, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स आते हैं आगे इसके ऊपर। एक्चुअली मोजले का ये लॉ नहीं था, मतलब अगर प्रॉपर बात करी जाए तो मोजले ने जो अपनी राइटिंग में जो लॉ लिखा था, तो हम लोग अपने हिसाब से, उन्होंने कहा था कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा इज समथिंग a into z-b टाइप, उन्होंने ये लॉ दिया था। ये तो हम लोग हैं जो a और b की वैल्यू बता रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू 1 है। अब यहाँ पर मोजले के लॉ को हम और एडिट कर देते हैं। मोजले का लॉ सिर्फ के अल्फा के लिए था, बट इन जनरल a और b सीरीज के फंक्शंस होते हैं। अब ये थोड़ा टफ होगा, ये लाइन अब थोड़ी टफ होने जा रही है, मतलब a और b क्या है। बिकॉज के सीरीज में और भी तो मेंबर है, के सीरीज में के अल्फा भी है, के बीटा भी है, के ये गामा भी है, बीटा वगैरह। फिर एल सीरीज आती है, एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा। तो मोजले सिर्फ जो एक्सपेरिमेंट कर पाए थे वो के अल्फा के ऊपर कर पाए थे, बाकी लोगों ने इसके आगे के एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू किए थे।
और तब कुछ ऐसा साबित किया गया कि क्या के सीरीज के सभी मेंबर्स के लिए बी की वैल्यू 1 आई, क्या के सीरीज के सभी मेंबर्स के लिए ए की वैल्यू 3 आई, या फिर के सीरीज के अल्फा के लिए कुछ और आंसर होगा, के बीटा के लिए कुछ और होगा, के गामा के लिए कुछ और होगा, एल अल्फा में जाएंगे तो ए और बी कुछ और होंगे। तो फिलहाल तो आप ये देखो दैट ए एंड बी डिपेंड्स अपॉन, अगली क्लास है किसकी यार? हाँ कुछ बंद करें नहीं तो। सर ए एंड अरे बी 5:40 है, 5:40 है ना, तो सर का ये रहता टाइम वाला बड़ा कंसर्न। लिखो भाई ए एंड बी डिपेंड्स अपॉन सीरीज ऑफ फोटॉन्स, यह सीरीज का मतलब के सीरीज, एल सीरीज, इस टाइप के। जो आप लाइमन बार्मर सीरीज पढ़ते थे हम लोग इसको के सीरीज और एल सीरीज बोलते हैं। एंड ऑल्सो द मेंबर्स, ऑल्सो द मेंबर्स, मेंबर का मतलब हुआ अल्फा, बीटा, गामा, ये उसके मेंबर है, उन पर डिपेंड करता है। और अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल बात होगी, बट ठीक है। तो के अल्फा की जो फ्रीक्वेंसी है उससे एटॉमिक नंबर को डिटरमाइन किया जाता है। मतलब इसके ऊपर क्वेश्चंस ऐसे आते हैं एटॉमिक नंबर निकालने के ऊपर, क्लियर है? एटॉमिक नंबर निकाल करके पूरी पीरियोडिक टेबल चेंज हो गई थी इसी के बेस पर। तो फाइनली ये बताओ जल्दी से, इसको वाइंड अप करने वाइंड अप नहीं हुआ, अभी इसके बारे में बात कर दी है ए और बी के बारे में, लेकिन उतनी जल्दी में नहीं हो पाएगी। ये बताओ दो टाइप की एक्सरेज हो गई, एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज और एक कंटिन्यूअस एक्सरेज। कंटिन्यूअस एक्सरेज की जो वेवलेंथ है वो एक कंटिन्यूअस वैल्यू है, स्टार्टिंग फ्रॉम hc/ev एंड अप टू इनफाइनाइट, कंटिन्यूअस वेवलेंथ। उनका मैकेनिज्म क्या है? मतलब उनके आने का मैकेनिज्म इलेक्ट्रॉन का मेटल के साथ नॉर्मल कोलिजन, मतलब वो काइनेटिक थ्योरी वाला कोलिजन, कोलिजन हुआ, एनर्जी लॉस हुई, निकल गए। कोलिजन, किसी भी कोलिजन करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। सिंगल कोलिजन में लॉस कर सकते हैं एनर्जी, कई सारे कोलिजन में डिवाइड करके लॉस कर सकते हैं एनर्जी। तो इस वजह से वहां पर रेगुलर वेवलेंथ आ रही। कैरेक्टरिस्टिक की जो मैकेनिज्म है वो क्या थी? इसमें भी कोलिजन है, लेकिन इसमें कोलिजन डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन से हो गया, उसमें एटम से कोलिजन था और इसमें डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन से कोलिजन हुआ है और इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया गया। एंड देन एटॉमिक डी एक्साइटेशन, एटॉमिक ट्रांजिशंस आर द बेस्ट रीजन फॉर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। ये सब आपके काम करेंगे एसर्शन रीजन में, मैचिंग में बड़े क्लोज मैचिंग्स आती हैं, बहुत ही क्लोज मैचिंग्स। एक तरफ होता है एक्सरे और राइट साइड लिखा होता है ऑप्शन, सुनो, कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड एटम, कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इनसाइड एटम, एटॉमिक एक्साइटेशन, एटॉमिक डी एक्साइटेशन। अब क्या मैच कर रहे हैं इसमें से? इसलिए बोल रहा हूँ कि ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल भी है, थ्योरी भी है, सिंगल करेक्ट भी है, मल्टी करेक्ट भी है। तो ये है इलेक्ट्रॉन का एटम के इलेक्ट्रॉन से कोलिजन एंड प्लस एटॉमिक डी एक्साइटेशन। और एक्सरे में जितने भी फोटॉन्स निकलते हैं वो उनके एनर्जी किस तरीके के होते हैं? तो ये सभी एनर्जीज किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आते हैं, ये ध्यान रखना आपको। इसकी भी मैचिंग्स आती है। एक्सरे फोटॉन्स दे हैव एनर्जी ऑफ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो फोटॉन्स निकलते हैं वो कौन से एनर्जी के होते हैं? नॉर्मल हाइड्रोजन एटम की बात करें वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, वो विजिबल रेंज में आते हैं, इंफ्रारेड में आते हैं, अल्ट्रावायलेट में जाते हैं। ऐसे ही न्यूक्लियस में जब पढ़ोगे तो वो एनर्जी और ज्यादा हो जाती है, वो मेगा में पहुंच जाती है। ये न्यूक्लियस रेडियो एक्टिविटी में पहुंच जाते हैं, वो और ज्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल्स है। मैचिंग आई है भाई, क्या कर सकते हो? नहीं ये आता है, बता रहा हूँ। ऑप्शन ये आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक्सरे, न्यूक्लियस, और यहाँ खाली इतना ही लिखा होता है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कहोगे हमें क्या पता, क्या करेगा? अच्छा तो है, हम तो कह रहे पूरा पेपर ही ऐसे रहे।
हाँ सर, जो हाँ। आ रहा होगी। तुम लोग को लग रहा है कि नहीं भाई तुम्हारी स्ट्रेंथ न्यूमेरिकल है, तो सब 300 ले आएंगे फिर तो। तब भी नहीं लाएंगे ना। यहाँ सामने जो क्लास में बैठे हैं, सब मुंह बना रहे हैं याद कि नहीं ऐसा पेपर नहीं रहे होना ना। चाहिए। ठीक है जी, चलो कंप्लीट हो गया। थैंक यू Thank सर। you, थैंक यू sir. सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू।